बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा इसमें हम बात करेंगे कि पेन मैनेजमेंट थ्रू फिजिकल थेरेपी कैसे की जा सकती है। फिर इसमें हम बात करेंगे कि बदलते हुए मौसम के साथ आपके मसल्स के अंदर टेंडनेस का हो जाना, पेन होना या किसी भी तरह से मसल क्रैम्प्स का हो जाना, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसको जो है वो फिजिकल थेरेपी में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसी तरह आज की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 50% पॉपुलेशन इस वक्त ओबीज है, मोटापे का शिकार है या इसके साथ साथ डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको न्यूरोपैथी का होना या आपका डायबिटिक फुट उसके अंदर किसी तरह की कोई इन्फेक्शंस का हो जाना, फिर उसको रिकवर कैसे किया जा सकता है। फिर अगर हम आज के दौर की बात करें तो माह रमज़ान की आमद है। ऐसे सिलसिले के अंदर मुसलमान जब अपने जिस्म की ज़कात निकालता है या अपने जिस्म के ऊपर अपनी इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है रोज़े के थ्रू, तो ऐसी सूरत हाल में उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है जिसमें वो चैरिटी करते हैं, वो लोगों की फलाह के लिए, वेलफेयर के लिए अपनी माल जान का सदका निकालते हैं या लोगों की हेल्प करके उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सारी ऐसी NGOs हैं, बहुत सारा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के फंड्स को इकट्ठा करती हैं, फिर हमारी ही कम्युनिटी के वो लोग जो डिजर्विंग होते हैं उनके ऊपर इनका यूटिलाइज करते हैं प्रॉपर तरीके पे और उनकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट फेमस बिजनेसमैन को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं सैयद आमिर अकबर हुसैन शाह साहिब, जो कि CEO हैं सादिया फाउंडेशन के। सादिया फाउंडेशन बेसिकली डिसेबिलिटी के ऊपर काम करती है और इस तरह जितने भी ऐसे लोग जिनको लोग लावारिस समझते हैं या उनको अपने घर में मलंग समझते हैं, साईं समझते हैं या ये समझते हैं कि मेंटल कैपेसिटी कम है, तो ऐसे लोगों से डिसकनेक्टिव जो लोग करते हैं, तो सादिया फाउंडेशन इनको अपनी कनेक्टिविटी में लाके इनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करती है। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं कंसल्टेंट पेन मैनेजमेंट डॉक्टर आसमा अब्बास शाह, जो कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहबा इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स में अपनी सर्विसेज को पाया तकमील तक पहुंचाती हैं और इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ग्रेजुएट हैं और इसके साथ साथ मोस्ट एक्सपीरियंस हैं, मोस्ट यंगेस्ट हैं और मोस्ट फेमस हैं। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर। नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम का जो पर्पस होगा, इसके ऊपर जैसे कि हमारा इंट्रो था उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात ये करने की कोशिश करूंगा कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जहां पे लोग सेल्फिश हैं, अपनी ही ज़ात का सोचते हैं, और ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसे लोग जो खिदमत खलक का जज्बा लेके मैदान में उतरते हैं, उनके लिए क्या मसाइल होते हैं। तो शाह जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि अर्जेंट बेस के ऊपर ही हमने आपको अपने प्रोग्राम में लिया। हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फलाह इंसानियत पर काम करने में क्या मुश्किलात हैं। बहुत सारी मुश्किलात में से सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और गिविंग मी ए चांस कि हम बात कर सके इस बहुत ही मुश्किल शोबे पे। देखिए जी, छोटी NGO के लिए चांसेस बहुत कम रहते हैं और लोगों तक रसाई वक्त के साथ साथ मुश्किल हो गई है क्योंकि लोग बहुत मसरूफ़ हो गए। बाकी है कि डिसेबिलिटी का शोबा, आउट ऑफ 4 डिसेबिलिटीज जो मेंटली हैंडीकैप्ड है, इनके लिए फंडिंग करना, इनके लिए प्रपोजल्स पिच करना बहुत मुश्किल है। ठीक। अच्छा आशा जी, सादिया फाउंडेशन जो आप चला रहे थे, बेसिकली सादिया फाउंडेशन जो है इसका पर्पस, विजन, मकसद क्या है? देखिए, मेरी मदर ने शुरू किया था 94 में। ठीक है। शी वाज द फाउंडर ऑफ सादिया कैंपस, हर नेम वाज सादिया सैयद। ठीक। मकसद ये था कि जो स्पेशल बच्चे हैं या मेंटली चैलेंज जिनको कहते हैं अब, इनके लिए कोई फ्यूचर, कोई जगह हमारे माशरे में नहीं है और ये अनऑर्गेनाइज्ड बेगर्स बन जाते हैं। ठीक है। और ख़ासकर जिन वालिदैन के पास वसाइल नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इनकी देखभाल करना और उनको अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है।
तो उसमें ये था कि एक ऐसा इदारा जो इनकी तरबियत कर सके, और बेसिक बात थी जिसमें उन्हें खाने पीने का और कपड़े बदलने का और सबसे बढ़ के टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह दी जा सके। ठीक है। तो यही उनकी ग्रेजुएशन थी या शायद पीएचडी भी थी कि वो इन 3 चीज़ों को समझ सके सर। तो यही एक बात थी कि इन बच्चों को उसके अलावा फिर अगर उनके अंदर एबिलिटी हो तो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग है या स्पोर्ट्स का शोबा है, कोई भी टेक्निकल जो भी, हाँ जी, उस हद तक टेक्निकल तो शायद नहीं हो सकता, हाउस कीपिंग की हद तक, या मतलब बेसिक, बहुत बेसिक काम है जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को सिखाया जा सकता है। ठीक है। यही मकसद था कि माशरे में इनका ना एक फाल किरदार पैदा किया जा सके। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि प्री डायबिटिक, डायबिटिक, इस तरह के बेशुमार केसेस आते हैं और आपकी प्रैक्टिस में तो रेगुलर बेसिस पे इस तरह के केसेस आते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि डायबिटिक जो फुट होता है, अगर ये किसी को हो गया, यानी गैंग्रीन हो गई, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, ऐसी कंडीशन के अंदर उसके पाँव को कैसे हम रिकवर कर सकते हैं? फिजिकल थेरेपी में उसका क्या रोल है? डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा इशू है जिसपे बहुत मैंने कम देखा है डॉक्टर्स को बात करते हुए। आपने बहुत अच्छा ये इशू आपने जनरेट किया है। जी जी। डायबिटिक फुट एक्चुअली हम इसको इसकी 3 स्टेजेस हैं। स्टार्ट में हम इसका देखते हैं कि इसकी प्री स्टेज, जब आप एक डायबिटीज हो, बीज हो, आप उस वक्त आप इवेल्युएट करो कि आपके फिंगर्स में क्या चेंजिंग्स आ रहे हैं, फंगस चेंज हो रहा है, नेल्स, सुनपन, नेल्स का कलर चेंज हो रहा है, या शूज, कॉमन इशू है कि शूज पहनना होता है पेशेंट्स ने तो वो उनको सेंसेशन ही नहीं होती, शूज निकल जाता है। तो ये आपने अपनी खुद चेक एंड बैलेंस रखना है। ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज मोस्टली जिस पे पेशेंट क्लिनिक में रिपोर्ट होता है हमारे पास, या लेट स्टेजेस पे मोस्टली, तो उसमें ये है कि फिर हम जरा ब्लड सर्कुलेशन की तरफ आते हैं, डायबिटिक कंट्रोल की तरफ आते हैं। इसके अलावा सीजनल इफेक्ट भी होता है पेशेंट की, डेफिनेटली विंटर में उसका जरा सीवियरिटी, नेचर ऑफ सीवियरिटी इंक्रीज हो जाती है, समर में जरा मसल रिलैक्स हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है, कंपैरेटिवली वो रिकवरी रेट उनका हाई हो जाता है। बट अल्टीमेट जो लेट स्टेजेस हैं वो तो टू मच सीवियर स्टेजेस है, उसके ऊपर फिर आप सर्जरी, फिजियोथेरेपी में आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते, फिर आप सर्जिकल साइड पे जाते हो, एम्पुटेशन। जी, एम्पुटेशन करते हो, क्योंकि उसमें बहुत आप लेट हो जाते हो। उसमें आप फिर ये है कि फर्दर इसको डायबिटिक फुट को जो है ना, हम इसको कैटेगराइज भी करते हैं, क्लासिफिकेशन। जी बिल्कुल, आप अर्ली स्टेज पे आ जाएं तो ये 100% रिकवरेबल है। फिजियो में इसके बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत अच्छी थेरेपीज हैं। सो हम इसको वापस रिवर्स कर लेते हैं पेशेंट्स को मोस्टली स्टेज 1 पे। ठीक हो गया। और लेट स्टेज पे डेफिनेटली वो सर्जरी की तरफ जाता है, डिसेबिलिटी की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लेमैन जो हमें सुन रहा है, ये कभी भी हमें सर्च करेगा, वो कैसे ये समझे कि मुझे जो है डायबिटिक फुट का कोई प्रॉब्लम्स है या डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हो रही है? जी, मैंने जैसा कि सर बताया कि वो अपने आप को जरा अपनी अंदर चेंजिंग्स भी तो पेशेंट देखता है ना नॉर्मली, उसको रूटीन में, अपने फुट में, अपनी वॉक में डिस्कम्फर्ट आ रहा है, उसको सेंसेशन लॉस आ रहा है, उसको सर्द गर्म फील नहीं हो रहा, शूज की सेंसेशन नहीं आ रही। तो ऐसे में डेफिनेटली उसको, एक लेमैन को ये समझाने के लिए यही होता है ना कि घरेलू आप देखोगे आपको क्या हो रहा है, आपका पाँव सुन्न हो रहा है, सुइयां चुभ रही हैं, कीड़ियां चुभ रही हैं, या ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ किसी भी पेशेंट को फील हो तो उसको चाहिए कि वो फौरन रिपोर्ट करे फिजियोथेरेपिस्ट को या अपने क्लिनिशियन को। ठीक हो, ये एक उसके लिए। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि बेसिकली जो आपकी न्यूरोपैथी होती है वो आपके फुट के अंदर हो या आपके हैंड्स के अंदर हो, जो हिस्सा दिल से जितना ज़्यादा दूर होता है, जैसे अगर मैं अपने दोनों बाजू को ओपन करूं तो जो हिस्सा मेरा दिल से जितना ज़्यादा दूर होगा तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का इशू उतना कम होगा। इसी तरह पाँव की लेंथ के ऊपर जाएं तो दिल से जितना उसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी उतनी कम हो जाती है। उस वक्त जब आपकी बॉडी के अंदर कोई फैट की रिकवरी ज़्यादा होना शुरू हो जाए, या आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, या ओबेसिटी हो जाए, फैट जमा होना शुरू हो जाए, या आप फैटी लिवर हो जाएं, या इसके साथ साथ आप डायबिटीज़ हो जाएं, प्री डायबिटिक हो जाएं, या ओबीज यानी मोटापे का शिकार हो जाएं, ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको ये लगे कि मेरे हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, या मुझे यहाँ पे कोई फीलिंग नहीं आ रही,
या आपकी सेंसिटाइजेशन इस तरह की हो गई है कि आप जूता पहनते हैं, चलते चलते जूता उतर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता नहीं चलता कि मेरा जूता उतरा कि नहीं उतरा। तो ये वो कंडीशन होती है जहां पे फौरी तौर पे आपने अपने फैमिली फिजिशियन के पास, अपने जनरल फिजिशियन के पास, या कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, या फिर आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी हिस्ट्री उनके सामने रखें और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपके जितने भी मसाइल होते हैं उसको देखते हुए आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके आपके ट्रीटमेंट में आसानी पैदा की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अब इसी पे आते हैं। आजकल जैसे हम डायबिटिक फुट केयर तो हम देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लोगों को नी जॉइंट पेन का भी इशू है जी। कि आजकल टीनेजर बच्चे जिनकी उम्र 18 साल है, 17 साल है, 14 साल है, या 15 साल है, या 20 साल है, ऐसी कंडीशन के बीइंग अ क्लिनिशियन, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, डेली बेसिस पे मेरे क्लिनिकल ट्रायल में भी सैकड़ों मरीजों का मैं मुआयना करता हूँ, आपके भी इसी तरह ही होता है। तो टीनेजर बच्चों में नी जॉइंट पेन की वजूहात क्या है? देखें सर, टीनेजर बच्चों में इसकी जो मेन कॉज है वो है फूड, जंक फूड, इस तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जो ओल्ड एज पेशेंट है उनका तो डेफिनेटली वो ओवर यूज हो चुका होता है नीज का, एज फैक्टर भी होता है, दिस एंड दैट, ऑल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। बट जो टीनेजर है उनका मेन फैक्टर यही है कि या तो ओवर एक्सर्शन बच्चे कर लेते हैं, लाइक बहुत ज्यादा रनिंग, वॉकिंग, ओवर यूज हो गया, जॉइंट वीक हो गया, और साथ में उनकी फूड इंटेक उस तरह की नहीं होती जो कि इस एज, ग्रोइंग एज में जो कि रिक्वायरमेंट होती है एक बॉडी को, एक जॉइंट्स की जो है वो फॉर्मेशन में। ये एक मेन कॉज जो है वो टीनेजर बच्चों में है। इसके अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बच्चे स्टेयर्स हैं और ग्राउंड्स में ओवर एक्सर्शन कर लेते हैं, तो जाहिर है एक बॉडी की एक अपनी एक लिमिट है, उसको एक टाइम तक आपने उससे जो है वो एक्सरसाइज करनी है या कोई भी एक्टिविटीज करनी है, उसको रेस्ट भी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक इंसान, आम बंदा अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की कैसे मदद हासिल कर सकते हैं? खूबसूरत बनाने के लिए वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपल, फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ना भी लें तो एटलीस्ट आप खुद अपनी बॉडी को 1 आवर, एटलीस्ट 24 आवर्स में 1 आवर दें। अदरवाइज आपको कोई जीने का हक नहीं है कि आप एक घंटा, कहा जाता है ना कि 24 घंटे में 1 घंटा अगर आप अपनी बॉडी को नहीं देते तो आपको तंदुरुस्त रहने का कोई हक हासिल नहीं। फिर आप कोई शिकवा नहीं कर सकते कि मुझे अब ये दर्द आ गया, मैं मोटा हो गया। ये वाया जिम, वाया फिजियोथेरेपिस्ट ने भी एक्सरसाइज ही रेकमेंड करनी है, करना आपने खुद है। वॉक करें, रनिंग करें, जिम करें, विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए। फिर आप फिजियो से गाइडलाइन ले सकते हैं। गाइडलाइन हमारे पास है, ढेर गाइडलाइंस हैं, कोई लेने वाला हो, हम तो बैठे हैं इसलिए कि लाइक एक्सरसाइज रूटीन वाइज के, किसी की जो भी एरिया वाइज, किसी की लेग्स ओबीज हैं, आर्म्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम रेकमेंड करते हैं उनको एक्सरसाइजेस दैट पार्ट की, लाइक दैट स्पेसिफिक पार्ट को एड्रेस करने की। ठीक। अच्छा शाह जी, ऐसे बच्चे जिनको उनके अपने घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो सादिया फाउंडेशन की उनको अपने पास रखने की कोई खास वजूहत क्या है? वजूहत तो दैट इज आवर एम और दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली। ठीक, हम वहाँ हैं, लेकिन बहुत सीरियस केसेस हैं जिन्हें हम अफसोस है कि नहीं भी रख पाते। मसलन वो बच्चे जो मेंटली 4-5 साल के हों, 6 साल के हों, फिजिकली दे हैव ग्रोन अप, लाइक दे इवन इफ आई सॉ अ बॉय हु वाज 6 फीटर, मॉडल टाउन से ही था, बट ही वाज नॉट टॉयलेट ट्रेन्ड। अब बात यह है कि हमारी कोशिश तो होती है, मसलन डेरा इस्माइल खान से एक बैंकर थे, उनका बच्चा था, वो बहुत छोटा था, वो खाना नहीं ठीक खाता था, ऑब्वियसली टॉयलेट ट्रेन नहीं था। वी एक्सेप्टेड दैट चैलेंज, वो हमारे साथ रहा काफ़ी अरसे। हमारे पास कुछ बच्चे 20-20 साल से, 25 साल से हैं, कुछ तो बिल्कुल आप ऑर्फन्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। वजह तो कंट्रीब्यूशन करना है सोसाइटी में कि वी कैन मेक अ इम्पैक्ट, जो कि मेरी मदर का ख्याल था कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और सदका जारिया के तौर पे करते हैं। और इसकी लाहौर जैसे शहर में भी अवेयरनेस बहुत कम है। जी बिल्कुल ऐसे लोगों को सही तौर पे मालूम नहीं है, और डोनर्स जो हैं वो सिर्फ इस हद तक महदूद रहते हैं कि वो डोनेशन देते हैं और उन्हें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम किस मकसद के लिए दे रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि वो टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली आफ्टर 2010, लोग मसरूफ ज़्यादा से ज़्यादा होते चले गए
और सोशल मीडिया और ये चीज़ें आने से लोग बात ही करने को तैयार नहीं है। वो ये पूछते रहते हैं कि ये कितना पढ़ जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, तो वो तो ऑब्वियसली दे वोंट बी हैविंग एनी पर्टिकुलर एजुकेशन, वो तो हो ही नहीं सकेगी। तो सर यही एम रहता है कि बेहतर इंसान बन जाएं और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, फिजिकल थेरेपी के अंदर चूंकि आप लोगों का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, ऐसी कंडीशन में सीपी चाइल्ड और इस तरह की डिसेबिलिटी जो है, इसकी बेसिक काजेज क्या होती है और इसको ट्रीटमेंट कैसे दिया जा सकता है? सर वेरी अनलकीली इसकी कॉजेज में ड्यूरिंग बर्थ, लेट बर्थ, हमारे रिमोट एरियाज में जैसे कि स्मॉल सिटीज़ में, जैसे कि सर बता रहे थे कि बिग सिटीज़ में, लाहौर में ये हाल है, तो रिमोट सिटीज़ जो एरियाज हैं उनमें जो है ना बर्थ कॉज सबसे पहले आता है। ड्यूरिंग बर्थ जो बच्चे में डिसेबिलिटी आ जाती है, कॉन्जेनिटल तो होती है, वो तो उसका एक अलग रेट है, बट ड्यूरिंग बर्थ, उसके बाद सेकेंडली कोई एक्सीडेंटल या इस कंडीशन में कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, तो तीनों केसेस में जो है वो पेरेंट्स को भी नहीं समझ आ रही होती। समटाइम फिर रोमर्स भी होते हैं कि इनके साथ ये है, तावीज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं तो कोई उनका वारिस ही नहीं बनता, उनके अपने लवाए की ही नहीं, उनको वो कर देते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स के पास तो बहुत ही कम रेशो है ना, कि डॉक्टर्स के पास तो कोई एक आधा ही उसको लेके जाता है ऐसे डिसेबल बच्चे को। इवन के मेरी प्रैक्टिस में मैंने कोई 2-3 चाइल्ड अभी ऑटिज्म के पेशेंट्स बच्चे देखे होंगे या सीपी के, 2 से 3। तो डॉक्टर साहब इसमें काउंसलिंग जो है उतना उसका कितना? काउंसलिंग बिल्कुल ज़रूरी है और हम करते भी हैं, बट विल पावर वही पेशेंट की होती है। इसके अलावा इकोनॉमिकली भी उन्होंने देखना होता है, एंड वो डिसहोप भी हो जाते हैं डिफरेंट साइड से रोमर सुन के कि नहीं ठीक होगा, नहीं हो सकता, बस अब ऐसे रहने दो, पैसे ज़ाया हो जाएंगे वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि लिमिटेशंस हैं, हमारी सोशल लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे नेग्लेक्ट हो जाते हैं, और देन फिर वो सोशल वर्किंग वाली साइड से उनकी ज़रा कुछ हेल्प हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वेट रिडक्शन के जब कोई बंदा वजन कम कर रहा होता है, ऐसी कंडीशन में उनके मसल्स और नर्व्स की पेन का निकलना, और इसको फिजिकल थेरेपी में हम किस तरह टैकल कर सकते हैं? वेट रिड्यूस, देखें जब आपने वेट गेन किया है वो तो आपको पता नहीं चला, ठीक है, आप करते गए हैं, बट जब आपने उसको रिड्यूस करना है डेफिनेटली वो एक टास्क है, और उसमें आपको स्टार्ट में तो बहुत पेन आती है, डीमोटिवेशन भी आती है बहुत ज्यादा, और आपको कीप इट अप रखना होता है उसको। न्यूरल पेन तो बहुत कम आया है, एक्चुअल में मसल क्रैम्प्स या मसल स्पैज्म आते हैं, ठीक है, और मसल स्पैज्म ऐसा है कि जिसका फिर ट्रीटमेंट भी एक्सरसाइज ही है, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखना ही है, ठीक है, उसको डॉट और एंटीडॉट, हाँ, डॉट एक ही चीज, डॉट और एंटीडॉट भी एक ही है, ट्रीटमेंट भी वही है, कॉज भी वही है और उसका ट्रीटमेंट भी वही है, ठीक है। तो ये चीज कम लोगों को पता होती है, और वो फिर बीच में ही अपना सारा डाइट भी कर रहे हैं तो स्टॉक कर दी, वो स्टॉक करने से रिवर्स जो इफेक्ट है वो उससे डबल हो जाते हैं, डबल ओबीज होके फिर बैठ जाते हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब इसमें फिर डाइट का रोल ज्यादा अहम होगा? डाइट का 80% है, 80% आपका डाइट का। अगर पानी कम पीने की वजह से भी जॉइंट पेन डेफिनेटली, पानी तो आपने अपना एक एवरेज जो आपने एक उसकी जो मिकदार है वो तो पीना है ना। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये सारी चीज़ें बताई हैं, हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी इस पर बात करेंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम शाह जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सादिया फाउंडेशन को इस वक्त क्या मसाइल दरपेश हैं, और इसी तरह इन मसाइल के साथ साथ फिर जो लोगों के आने वाले जॉइंट के हवाले से, मसल के हवाले से, नर्व के हवाले से, या उनकी हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, डॉक्टर आसमा अब्बास शाह भी हमारे साथ होंगी। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सोशल वेलफेयर के जितने भी काम होते हैं उसको किस तरह लेके मैनेज करते हैं लोग, उस पर बात कर रहे थे। फिर इस तरह जो आप लोग डोनेशन देते हैं उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, या डोनर जो हैं उनको कैसे हम काउंसिल कर सकते हैं कि वो अपना दिया हुआ फंड जो है वो उसको चेक एंड बैलेंस कैसे कर सकते हैं। इसी तरह हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की आपके डायबिटिक फुट के ऊपर, न्यूरोपैथी के ऊपर, आपके जॉइंट और मसल पेन के ऊपर। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में जबकि शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं और CEO हैं सादिया फाउंडेशन के, और सादिया फाउंडेशन जैसे कि उन्होंने पहले ही बताया कि वो डिसेबिलिटी पे भी काम करती है और ऐसे बच्चों को लेती है जिन बच्चों को अपने घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा शाह जी, मेरा आपसे अगेन यही सवाल है कि जैसे कि कुछ लोग तो डोनेशन दे रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं, आप जो दे रहे हैं और जो देना चाहते हैं, ये अपनी डोनेशन का चेक एंड बैलेंस कैसे रखें कि हमारा सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, और ये किस तरह दें और किसको दें?
ये तो बहुत ही लंबी बात हो गई, किस तरह दें, किसको दें। हमारे पास तो वी हैव गॉट 2 branches, one in Model Town Lahore since last 30 years, and we have got an under construction branch in Murree as well. ठीक। और जाहिर है कि डोनर की बड़ी वाइड चॉइस है कि वो जो ज़रूरतमंद देखते हुए, और मुख्तलिफ डोनर का मिजाज होता है, बाज़ दवाइयों पे देते हैं, कपड़ों पे देते हैं, बाज़ तालीम पे देते हैं, इंटरनेशनली भी आपको मालूम है। इसमें देयर आर सेवरल वेज एंड सेवरल चॉइसेस, सेवरल एस्पेक्ट्स कि आप कहाँ देना चाहते हैं। सर ऑब्वियसली सबकी ख्वाहिश होती है कि एक ट्रांसपेरेंसी का सिलसिला हो। अब पहले हम बहुत सेटिस्फाई फील करते थे जब वी यूज्ड टू प्रिंट सम ब्रोशोर्स या मटेरियल कि आप इसे पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं भी आ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर टेक्स्ट मैसेजेस का ज़माना आया। अब चीज़ें इतनी ज़्यादा फैल गई हैं कि इंसान बिल्कुल चकरा सा गया है ना जी, क्या है क्या नहीं है। सर अब ये कहना कि वो आए हमें देखें, पहले डोनर आता था कोई 20 years बैक, तो वो कम से कम एक विजिट कर लेता था, कोई कहानी सुन लेता था, कुछ बच्चों से मिल लेता था, और हम बताते थे कि इसकी 5 साल पहले ये सिचुएशन थी या 2 साल पहले, अब ये प्रोग्रेस है। और ये 10-15 साल का सफ़र है, और बाज़ दफ़ा ये ना तमाम सफ़र है। ये हमेशा बच्चे जो है ऐसे इदारों पे डिपेंडेंट रहेंगे। लोगों का ये ख्याल है कि इन्हें नॉर्मल स्कूल्स में भेजा जाए, ये वहाँ नहीं चल पाते, या इन्हें हम माशरे में वापस धकेल दें। सर आप कल तशरीफ लाए हुए थे, जिस बच्चे से आपको मिलवाया था जो एक म्यूटेड चाइल्ड था, वो सिर्फ 15 दिन घर रहकर आया है और ऐसे लगता है 15 महीने पीछे चला गया है मैनर्स में और उसकी जो ट्रेनिंग होती है। दिस इज इवन एजुकेशन फॉर अस एज वेल कि बच्चा कितनी जल्दी डिटेरियोरेट हो जाता है, उसके मैनर्स कैसे गिर जाते हैं। तो सर बात यह है कि लोग देख करके जैसे भी है उस पर तो मैं क्या कह सकता हूँ, बट हमारे हद तक ये है कि हमें यहाँ मॉडल टाउन में रेंटेड जगह पे करोड़ों रुपया खर्च हो गया रेंट पे हमारा। सर और अंडर कंस्ट्रक्शन जो हमारी एक ब्रांच है मरी में, वी ओन दैट प्लेस। सर अगर उसमें हमें सपोर्ट करें तो वी कैन गो माइल्स हाई अपने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में। बजट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, डोनर तक रसाई मुश्किल से मुश्किल होती गई। पहले सस्ता काम बैनर्स की हद तक हो जाता था, अब वो बैनर्स लगाने ममनू हैं, चीज़ें जो ब्रोशोर्स आप तक भेजने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। इश्तेहारात या वो फ्लैक्स या बिलबोर्ड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सो लाइफ फॉर अ स्मॉल NGO इज डेस्परेट। और जो 2-4 साल से मुल्क में अफरा तफरी है, उसका भी इम्पैक्ट डोनर पे भी है और हम पे भी है, दोनों साइड पे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आजकल अगर हम बात करें तो हर दूसरा बंदा कहता है मुझे यूरिक एसिड है, कुछ लोग कहते हैं मैं हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हूँ। हाई कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के साथ होने वाली जो पेन है, फिजिकल थेरापी मैनेजमेंट क्या होगी? सर ये स्मॉल जॉइंट्स में आती है, और इसका इंटरलिंक अगर आप देखें तो ये भी ओबीस से जुड़ा हुआ है। लाइक ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, फैटी लिवर है, फैटी पर्सन है, तो डेफिनेटली उसका यूरिक एसिड भी हाई है, बिकॉज रीनल फंक्शनिंग उसकी वैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है डेफिनेटली उसके ओबीज होने की अकॉर्डिंगली। तो रीनल फंक्शनिंग आपकी कॉम्प्रोमाइज हुई है तो यूरिक एसिड का लेवल, क्रिएटिनिन का लेवल आपका इंक्रीज हो गया है, और ये सबसे पहले स्मॉल जॉइंट्स पे हिट करता है। ठीक, गाउट, गंठिया आप इसको कह सकते हैं, गाउट, इसके अलावा अर्थराइटिस, जॉइंट अर्थराइटिस एंड स्मॉल मसल्स क्रैम्पिंग वो भी आ जाती है इसमें। ये पेन काफ़ी हद तक काफ़ी रिपोर्ट हो रही है आजकल क्लिनिकल, और इसका क्योर यही है कि आप सबसे पहले तो अपनी न्यूट्रिशन बैलेंस रखें, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करें, आप यूरिक एसिड का डाउन करें अपना लेवल, उसकी मल्टीपल मेडिसिन हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आप देखें। देन अगर वो आपकी सिविरिटी की तरफ जा रही है, डिफॉर्मिटी की तरफ जा रही है, जैसे फिंगर्स मुड़ना भी शुरू हो जाती हैं, जिसको क्रल पड़ना कहते हैं, हाँ सर्दियों में वो ज्यादा उसकी रेशो होती है एज कम्पेयर टू गर्मियों के, तो उसमें जो है वो फिर फिजियोथेरेपी हम उसको रेकमेंड करते हैं, थर्मल थेरेपी, इलेक्ट्रो, और उसकी काफी ज्यादा मोडालिटीज हम उसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने थर्मल थेरेपी कहा, जी जी ये मैंने पहले भी सुना, थर्मल थेरेपी और फिजिकल थेरेपी में क्या फर्क? ये फिजिकल थेरेपी के अंदर सब डोमेन्स है ना, लाइक
सब टाइप्स हैं। फिजिकल थेरेपी सब्जेक्ट, ठीक। उसके अंडर जो हम फिर ट्रीटमेंट लाइंस करते हैं, ये मैनुअल और ऑटो वाला सिलसिला? जी मैनुअल और फिजिकल थेरेपी मेन्यू है और थर्मल थेरेपी मैनुअल ऑटो। थेरेपीज के जो आप अपने हाथ से एक्सरसाइज करवाते हो या इस तरह की मैनिपुलेशन करते हो जॉइंट्स की, मसल्स की, बट उसके अंदर फिर काफी टूल्स हैं, काफी मोडेलिटीज हैं, जिसमें इंफ्रारेड थेरेपी भी आ जाती है, लेजर थेरेपी भी उसके अंडर आती है, थर्मल, इलेक्ट्रो, ऑक्यूपंक्चर भी फिजियोथेरेपी की डेफिनेशन में आता है। ठीक है। तो ये सारी थेरेपीज कंक्लूड होती हैं उसमें अंडर फिजियोथेरेपी। ठीक हो गया। एज पर पेशेंट डिमांड हम फिर डिसाइड करते हैं कि इसको विच वन हम उसको कौन सी मॉडलिटी पे डालेंगे और कितनी ड्यूरेशन पे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि माइग्रेन के अटैक बहुत ज्यादा है, जिसको हम दर्द शिकीका कहते हैं, आधे सर का दर्द भी कहते हैं। ऐसी सूरत हाल में मरीज हमारे क्लिनिकल ट्रायल पे आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे नौजिया है, वॉमिटिंग है, मेरा आधा सर में दर्द रहता है, आंख तक दबी जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर फिजिकल थेरेपी उनको कैसे हेल्प कर सकती है? ऐसी कंडीशन ज्यादातर तो इमरजेंसी में ही रिपोर्ट होती है। फिजिकल थेरेपी में वो मैनेज्ड होके ही हमारे पास आती हैं। अगर वो परसिस्टेंट है, मैनेज नहीं हो रहा, इमरजेंसी की कंडीशन में तो डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट कुछ नहीं कर सकता उसमें, कि क्विक पेन के साथ कोई आपके पास रिपोर्ट हुआ है तो हम उसको इमरजेंसी में ही भेजते हैं। उसके बाद उसको अगर कांस्टेंट पेन है तो फिर उसकी मैनेजमेंट हम करते हैं। उसका फिर उसमें नेक रिलैक्सेशन, मायोफेशियल रिलीज, डिफरेंट उसके प्रोटोकॉल्स हैं और बड़े टारगेटेड प्रोटोकॉल्स हैं। उसके साथ काफी हद तक उनकी माइग्रेन मैनेज हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जब सर्वाइकोजेनिक हेडेक, इसको हमारी टर्म में, फिजियोथेरेपी की टर्म में मिग्रेन को सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी कह सकते हैं। ठीक हो, सर्वाइकल से इसका इंटरलिंक होता है और ठीक हो। जैसे फाइब्रोमियल्जिया है वो भी डिप्रेसिव पेन के अंदर, डिप्रेसिव पेन के अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जब दोबारा आपके पास आऊंगा तो मैं आईसीयू के अंदर जो पेशेंट एडमिट होते हैं वहां पे फिजिकल थेरेपी उनको किस तरह हेल्प आउट कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे। शाह जी, जब मैं आपकी तरफ आऊं, एक आम आदमी ये कैसे समझे कि एक अच्छा इदारा जो रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहा हो या फलाह इंसानियत पे काम कर रहा हो या डिसेबिलिटी पे काम कर रहा हो, तो उसकी क्या खसूसियत होनी चाहिए? इदारे बच्चों की तादाद और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जिसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं वो किस किस्म के हैं। लेकिन बात यह है डॉक्टर साहब के बाज़ दफ़ा यू माइट हैव गॉट वेरी गुड प्रोग्राम्स बट यू हैवंट गॉट फंड्स टू लॉन्च दोज प्रोग्राम्स। जैसे स्पेशल बच्चों के लिए बहुत सारी जगह दरकार है और बहुत सारे टीचर्स दरकार है। वी कम थ्रू अ सिस्टम जिसमें क्लास होती है और उसमें 30, 20, 40, 50 बच्चे बैठते हैं। वी हैव गॉट अ सेम करिकुलम फॉर ऑल द चिल्ड्रन, बट इन स्पेशल एजुकेशन you need IEP, that is individual educational program. उसमें you need about if you have got 15 to 20 faculty members, तो उसके लिए आपके पास 30-35 बच्चे भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, अब people need to understand कि ये सिस्टम है क्या, but you haven't got time to understand. Even the parents cannot understand properly. अब मैं जो बात कर रहा था कि लाहौर में ये हालात हैं, मॉडल टाउन जैसी जगह पे पीपल हैवंट गॉट प्रॉपर अवेयरनेस कि बच्चों के साथ क्या करना है। तो मरी में तो मामला बिल्कुल ही कोई 25, 30, 40 साल पीछे है कि बिल्कुल हेवायर है, बिल्कुल उन्हें समझ ही नहीं है कि ये जो हो गया अब क्या होगा, बस बताओ। तो एक होपलेस सिचुएशन है। ठीक, तो आप जब एक मतलब है कि इफ यू टॉक, अगर सिर्फ आप ये सवाल का डायरेक्ट जवाब दिया जाए कि देखिए, एक तो अगर आपके पास एक बड़े इदारे के पास जो वसाइल है वो किस तरह उसको खर्च कर रहे हैं। एक छोटा इदारा है, उनके पास बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं बट दे हैवंट गॉट फंड्स। अब होता क्या है कि जो डोनर है ना, वो जैसे हम ब्रांड को परचेज करते हैं ना कि उधर ही जाते हैं, वो बड़े इदारे को पैसे देते रहते हैं और वहीं और आप इग्नोर फील करते हैं। आपको चाहे सोशल मीडिया पे हो, छोटा अगर काम करना भी चाहे तो उसको उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं है और ये प्रॉब्लम है और जो मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ जब भी टाइम मिले। डिस्ट्रैक्शन भी, अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन भी समटाइम हो जाती है। अच्छा शाह जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो मरी में इस वक्त आपका अदारा है उसमें कितने बच्चे हैं?
देखिए जी, उधर एक सर्वे कंडक्ट किया हमने लास्ट ईयर, और उसमें तो 50 बच्चों की गुंजाइश थी। ठीक। अब कंपेयर टू लाहौर, वहाँ क्या मसला है? वहाँ मसला ये है कि ये हमने बहुत छोटे सी एक जगह है, वहाँ कल संगड़ा एरिया है, गांव का नाम है, या ये हाता नूर खान है। ये देखिए, बात ये है कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला है, यहाँ आप एक सस्ती ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं, रक्शे पे हो गया या वैन हायर कर ली, वहाँ पर फासले ज़्यादा है, कवरेज बहुत मुश्किल है। तो वहाँ जो मसाइल है वो ये है कि सबसे पहले तो लोगों को आपने अवेयरनेस देनी है, और उसके बाद क्या मसला है, जो इन लोगों का माइंडसेट बन जाता है पेरेंट्स का कि उनका बच्चा बाहर गया और कोई बैगिंग शैगिंग ऐसे जिधर भी गया, लोगों को मालूम होता है किसी ने केला खिला दिया, किसी ने किन्नू दे दिया, वो खाता पीता भी रहा, कुछ पैसे भी मिल गए और कुछ घर के लिए भी ले आया, तो वो तो इस तरह से कमाऊ बुत बन जाता है। जब इदारे में आप उसको कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे तो नॉर्मल बच्चे भी कोई ACDC नहीं बन सके ना, तो इन्होंने क्या कर लेना है जो हम इन्हें स्कूल भेजे। ये बहुत बहुत मसला होता है। अब ये होता है कि आपको सिर्फ यही नहीं करना होता कि बच्चों को दाखिल कर लिया, बल्कि कुछ जगह पे आप पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि भाई इसे बाहर तो ना भेजें। वो सुबह उठते ही उनको धकेल देते हैं, छोटे घर है, मसाइल है, कहते तू बाहर जाना, वो बाहर चला गया, या वो खुद ही आदी होते हैं। अब जो सिलसिला बनता है वो ये है कि आपको पेरेंट्स को भी फीड करना पड़ेगा। ठीक। और ट्रांसपोर्टेशन भी, तो मरी जैसी जगह में ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी एक्सपेंसिव। तो बच्चे तो बहुत सारे हैं, बात यह है कि हम इस वक्त जो कोशिश कर रहे हैं, हम 20 बच्चों की हद तक है कि उनको किसी तरह से हम लेके साथ चले, और अगर हमें सपोर्ट मिल जाए, हमारे पास वह जगह ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव गॉट 3 canals ऑफ एरिया, जिसमें से 1 canal इज डेडिकेटेड फॉर दिस पर्पज। If we get proper funding, we were going well before the pandemic. लेकिन कोरोना वायरस के बाद हमारे जो डोनर्स थे वो सब डिस्पर्स हो गए, जो लाहौर से था। बेसिकली हमारा मरी से डोनर नहीं है, जो कुछ था यहीं से एक्यूमुलेट करके, और रमदान पे हमारा फोकस ज्यादा रहता था, और उससे हम चल रहे थे कि हम इसे किसी लेवल तक ले जाएं। लेकिन हुआ ये है कि उसके बाद से फंडिंग डिस्टर्ब हो गई है, और प्रोजेक्ट जो है इज इन शैम्बल्स, जिसको कहना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम ICU की बात कर रहे थे, जब पेशेंट ICU में चला जाता है, जाहिर बात है उसकी मूवमेंट बिल्कुल रुक जाती है। अब जैसे रिकवरी फेज में आता है तो फिजियोथेरेपी उसको किस तरह रिकवरेबल बनाने में उनको हेल्प आउट कर सकती है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी का जो रोल ICU में है बड़ा वाइटल ब्राइट है, जो कि कम लोगों को पता है। पेशेंट का सर्जरी से प्री सर्जरी भी पोजीशनिंग, पोस्चर, वो किस कंडीशन में है, उसके जॉइंट्स, मसल सब कुछ अलाइन है, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। और आफ्टर रिकवरी फिर तो उसकी रेंज ऑफ मोशन क्या आया, उसके जॉइंट्स सर्जरी से पहले जिस तरह मूव कर रहे थे, कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुए, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ गई, एनेस्थीसिया की वजह से तो कोई मसल पैरालाइज नहीं हो गया। ये सारी चेकिंग जो है ये फिजियोथेरेपिस्ट ने करनी होती है। ठीक है। उसकी जॉइंट मूवमेंट्स, जॉइंट्स की रेंजेस, मूवमेंट जो पहले कैसी थी और अभी सेम है, कितने परसेंट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, और कोई डिसेबिलिटी तो कॉज नहीं हुई। लाइक C सेक्शन में मोस्टली केसेस में जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद लो बैक पेन आता है, फीमेल्स को बहुत सीवियर आता है, और काफी कंडीशंस में तो ये इरिवर्सिबल ही रहता है, वो थ्रू आउट पेन के साथ ही फीमेल्स रहती हैं। ठीक। तो ऐसी कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट का जो है ICU में एक ब्राइट रोल है, हर किस्म की सर्जरी में। कोई भी जनरल सर्जरी भी है, आपने प्री चेकिंग भी करनी है, उसकी टेस्टिंग करनी है सारी हेड टू टो, और पोस्ट सर्जिकल भी आपने उसको करना है। तो इसकी डॉक्टर साहब ड्यूरेशन कितनी होती है? ड्यूरेशन कितना टाइम लगता है उस पेशेंट की रिकवरी? डिपेंड करता है, सम टाइम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपकी माइनर सर्जरी है, कुछ ज्यादा कोई आपकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, पेशेंट भी ओबीज नहीं है, एक्टिव है, यंग है, ओल्ड एज पेशेंट की और रिकवरी रेट है, यंग पेशेंट का और रिकवरी रेट है।
इसके बाद उसकी हम गेट चेक करते हैं, वॉकिंग चेक करते हैं, कॉन्शियसनेस, कॉग्निटिव इश्यूज भी उसमें इंक्लूड होते हैं, फिजियोथेरेपी की डोमेन में आते हैं कि कॉग्निटिवली वो उसकी थिंकिंग पैटर्न बिहेवियर सब कुछ ठीक है ऑपरेशन से पहले जिस तरह का था, तो ये सारा कुछ फिजियोथेरेपिस्ट ने मैनेज करना होता है और चेक करना होता है। डॉक्टर साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके हमारे नाज़रीन की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की भरपूर कोशिश की। डॉक्टर आसमा अब्बास शाह का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? हमेशा की तरह पब्लिक के नाम एक ही पैगाम होता है कि टाइमली अपनी बॉडी को इवेल्युएट करें, सेल्फ टेस्टिंग करें, सेल्फ ट्रायल्स करें, घर में देखें आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, कोई भी चेंजिंग्स आ रही है तो क्विक मूव करें अपने थेरेपिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, न्यूट्रिशनल बैलेंस रखें, एक्टिविटी बैलेंस रखें, अपने आप को वक्त दें, बस इन शॉर्ट अपने आप को वक्त। थैंक यू सो मच शाह जी, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर वेलफेयर के हवाले से, सादिया फाउंडेशन के हवाले से हमारे नाजरीन के साथ प्रॉपर बातें की। जो भी आपके नेशन के साथ गिले शिकवे थे वो भी आपने करने की भरपूर कोशिश की। अब सैयद आमिर हुसैन शाह साहब का पब्लिक के नाम क्या पैगाम कि पब्लिक आपको किस तरह हेल्प आउट करे ताकि ये अदारा अच्छे अंदाज में चल सके? बात यह है कि हैविंग ए चाइल्ड विद स्पेशल नीड इज ए शॉक एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, और जहाँ ये हो जाती है तो वहाँ आपको सेंसिटिवली सोचना चाहिए कि हाउ सेंसिटिव यू आर फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन ऑफ आवर सोसाइटी। उसमें यू कैन डोनेट फॉर सादिया ताकि जो प्री पेंडेमिक लेवल्स थे हम उस पर वापस आ सके इन लाहौर, और मरी में कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमारा एक अपील है कि आप उसमें हमारी सपोर्ट करें ताकि हम वो जो मरी के रूरल एरिया हैं जहाँ पर बिल्कुल कोई इदारा है ही नहीं, उस जगह पे आप हमें विजिट करें, हमारे प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें और हमें चांस दें कि हम कुछ बेहतर कर सकें। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम में हमने कंप्लीट तौर पर ये बात करने की कोशिश की कि वो अदारे जो वेलफेयर का काम करते हैं वो किस कदर उनको अपनी ज़िंदगी भी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है, और किस कदर ऐसे बच्चे जिनको आप लोगों ने मलंग समझा होता है, डिसेबल समझा होता है, या वो लोग जिनको आप मुआशरे का हिस्सा प्रॉपर नहीं समझते, या अपनी जायदाद और बाकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देने की बजाय आप उनको मलंग ही रहने देना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन बच्चों को सादिया फाउंडेशन जो है वो किस तरह हेल्प आउट करती है, और किस तरह सादिया फाउंडेशन के जो मसाइल हैं अगर आप लोग उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं या आप उनके साथ मिलते हैं और मिलकर उनको थोड़ा हेल्प आउट करते हैं, तो ये अदारा किस कदर एक अच्छा काम कर सकता है, बड़े लेवल पे काम कर सकता है, और हर शहर के अंदर आपको एक ब्रांच मुहैया कर सकता है, जिसमें आम लोग ये समझते हैं कि ये अदारे चलाने बहुत आसान होते हैं, जबकि ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि आपके घर में अगर 2 से 3 बच्चे भी हैं तो उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो ये वो बच्चे जो डिसेबल होते हैं, मलंग होते हैं, या उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती, या वो CP चाइल्ड होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन बच्चों के साथ उन जैसा बन के अपनी सारी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है। तो तब जाके ये कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की आप खिदमत करना चाहते हैं, या अल्लाह के कुर्ब का जो बायस होता है वो बेसिकली खिदमत खलक होती है, फलाह इंसानियत होती है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको ये बताया कि अगर आपके सराउंडिंग में, आपके नियरेस्ट, आपके जानने वाले, आपके अजीज़ो कारब में से कोई भी बच्चे डिसेबल हैं, या किसी भी तरह की वो डिसेबिलिटी में है, या किसी भी तरह का कोई उनके ऊपर जादू टूने का आप ये समझते हैं मसला, बेसिकली वो बीमारी होती है, ऐसी कंडीशन में आप सादिया फाउंडेशन से रब्ता कर सकते हैं और अपने फंड, अतियात, या जितने भी ऐसे काम जो आप वेलफेयर के हवाले से किसी जगह करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, आप हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू कमेंट बॉक्स में आइए और सादिया फाउंडेशन के डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, इनसे डायरेक्ट रब्ता कीजिए, या इनको आप सर्च भी कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, दीगर जितने भी सोशल मीडिया के टूल्स हैं। तो सादिया फाउंडेशन के ऊपर आप फोकस करके अपनी जितनी भी हेल्प आउट हो सकती है वो उनको करने की कोशिश करें। इसी तरह हमारे साथ चूंकि जब हम हेल्थ के ऊपर बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में पेन मैनेजमेंट के हवाले से भी अगर आपको इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्यूरी, कोई थ्योरी, किसी भी तरह का कुछ आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए, अपनी अच्छी और बुरी राय दोनों का इजहार कीजिए। आपका नेगेटिव पॉजिटिव हर कमेंट हमारी ताकत को मजबूत करता है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोबारा एक नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर हों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।